मैं ML सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादप जल संबंध। पादप जल संबंध या पादपों में परिवहन वाले चैप्टर में जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मो लाइसिस। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी परासरण की। किसकी बात करी थी? परासरण। परासरण क्या है? विलायक या जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करना परासरण कहलाता है। यदि हम कोई भी कोशिका है यानी कोशिका को किसमें रख दें? अति परासरी घोल में रख दें। कोशिका को किसी अति परासरी घोल या विलयन। इस प्रकार का अति परासरी किसे कहेंगे? जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक हो, अर्थात कोशिका रस से अधिक सांद्र घोल में रखने पर, यानी कोई कोशिका है उसको हम क्या करें? कोशिका रस से अधिक सांद्र घोल में रख दें तो क्या होगा? रखने पर क्या होगा? वही परासरण। क्या होगा? वही परासरण होता। क्या हो रहा है? वही परासरण। जैसे देखिए, ये कोई कोशिका, मैं कह रहा हूं ये बीकर में हमने क्या भरा हुआ है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा हुआ। क्या भर रखा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर कोशिका को रखा, केंद्रक हो गया, और क्या रख दिया हमने इसके अंदर? ये कोशिका रखी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये जो विलयन जो यहाँ भरा हुआ है बाहर, ये कैसा है? हाइपरटोनिक है, यानी इस कोशिका रस से कैसा है? अधिक सांद्र है। अर्थात देखिए, जल की जो सांद्रता यानी विलायक है, विलायक या जल की जो सांद्रता है वो यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। विलयन ये सांद्र है। विलयन कौन सा सांद्र है? बाहर वाला बीकर में रखा हुआ विलयन सांद्र है। लेकिन जल की सांद्रता की बात करें हम तो जल तो यहाँ ज्यादा है, क्योंकि ये इसकी अपेक्षाकृत ये विलयन पतला है। कोशिका रस जो है इस विलयन की अपेक्षाकृत कैसा है? पतला है। तो यहाँ विलायक के अणुओं की सांद्रता ज्यादा हो गई, यहाँ विलायक के अणुओं की कम हो। इस कारण जल के जो अणु हैं, क्या है? जल के जो अणु कहाँ आ जाएंगे? बाहर निकलना था। H2O कोशिका से कहा गया बाहर आ रहा है। इसके कारण कोशिका जो रस है, इस कोशिका का पूरा जो रस या यूं कहें पूरा जो जीव द्रव है वो सिकुड़ कर कहाँ आ जाएगा? ऐसी कंडीशन में जब क्या निकल गया? इसमें से जल निकल गया तो पूरा इसका जीव द्रव्य सिकुड़ कर इस प्रकार से एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। केंद्रक और केंद्रक के चारों इस प्रकार से पूरा जीव द्रव इकट्ठा हो गया। इसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस यानी जीव द्रव्य कुंचन। क्यों हुआ जीव द्रव्य कुंचन? कोशिका को हमने किसमें रखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो कोशिका रस से अधिक सांद्र हो। किससे? कोशिका रस से अधिक सांद्र हो। तो कौन सी प्रक्रिया होगी? वही परासरण होगी। एक्सोस्मोसिस होगा,
वहीं परासरण या एक्स ऑस्मिस होगा, इसके कारण पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलने से कोशिका का संपूर्ण जीव द्रव सिकुड़कर या तो कोशिका के मध्य में अथवा किसी एक किनारे पर इस प्रकार से लग जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। अब यदि मैं इसको हाइपरटोनिक में ना रख, हाइपरटोनिक से निकालकर किस में रख देता हूं? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया मैंने, तब स्थिति इसके विपरीत होगी। तो पानी कहाँ प्रवेश करेगा? अंदर प्रवेश करेगा, जिसके कारण धीरे धीरे इसका ये जो जीव द्रव है ये पूरी कोशिका में फैल जाएगा। तब इसे क्या कहेंगे? डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी जीव द्रव्य विकुंचन, अर्थात जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, यानी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को किस में रख दें हम? शुद्ध जल में। किस में रखें? शुद्ध जल में रखें या अल्प पराशरी विलयन में रखें। तो अब जब वही परासरण हो रहा था, क्या होगा? अंतः परासरण। इसमें रखने पर क्या हो जाएगा? अंतः परासरण, जिसके कारण पुनः कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है। इसे डीप्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। अब इस प्रकार जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन दोनों। कुंचन कब होगा? जब वही परासरण होता है, यानी कोशिका में से वही परासरण के कारण जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस होता है। अंतः परासरण के कारण डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, यानी कोशिका पुनः फूल जाएगी। इसका जो प्रदर्शन है जीव द्रव्य कुंचन के जो प्रदर्शन के लिए रोहिया डिस्कलर एक पादप है। कौन सा? रोहिया डिस्कलर। इसकी पत्तियों की जो अधिचरण होती है, रोहिया डिस्कलर पत्तियों की, यानी हमें इसका क्या करना है? जीव द्रव्य कुंचन का यदि प्रदर्शन करना है या हमें देखना है तो किसका उपयोग करते हैं? रोहिया डिस्कलर पादप की पत्तियों की निचली बैंगनी रंग की अधिचर्म के टुकड़ों का उपयोग। किसका उपयोग करेंगे प्रदर्शन के लिए? एक प्लांट है, कौन सा? रोहिया डिस्कलर। कौन सा प्लांट है? रोहिया डिस्कलर। इसकी जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली अधिचर्म, पत्तियों की निचली अधिचर्म कैसी है? बैंगनी रंग की। इस अधिचर्म के कितने? 2 टुकड़े कर लिए। कितने कर लिए हमने? 2 टुकड़े। एक टुकड़े को मैंने शुद्ध जल में रखा। ये मेरे पास कोई अधिचर्म का टुकड़ा है, इसको मैंने रख दिया किसमें? शुद्ध जल में। एक दूसरा टुकड़ा है इसी अधिचर्म का, इसे मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। ऐसे कुछ समय तक रख दिए। एक को किस में रख दिया? शुद्ध जल में। ये हो गया टुकड़ा नंबर 1 हो गया, ये हो गया 2। और कुछ समय पश्चात, कब? कुछ समय पश्चात सूक्ष्मदर्शी में देखने पर, इसको यदि हम देखेंगे कुछ समय पश्चात सूक्ष्मदर्शी में, ये टुकड़ा है,
तो इसमें इस प्रकार से केंद्रक है, और ऐसे पूरी कोशिका में हमें जीव द्रव्य कहना है। ये तो इस प्रकार की दिखेगी, पूरी कोशिका में बैंगनी रंग दिख रहा है। इसका जो जीव द्रव्य है अधिचर्म की कोशिकाओं कैसा होता है, बैंगनी रंग का। तो पूरी कोशिका में बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम इसको देखें कुछ समय पश्चात, देखिए क्या कंडीशन हमें दिखाई देती है। ऐसे केंद्रक किनारे पर आ जाए, ये केंद्रक हो गया, और इसी केंद्रक के आसपास संपूर्ण जीव द्रव्य जमा हो। हमें इस प्रकार की आकृति दिखाई। ये क्या है, जीव द्रव्य कुंचन। क्या है, जीव द्रव्य कुंचन, इस प्रकार की। यानी बैंगनी रंग की अधिचर्म ली, किसकी, रोहिया निष्कलत पत्तियों की, उसके 2 टुकड़े करे, एक टुकड़े को शुद्ध जल में डाल दिया, एक टुकड़े को सांद्र विलयन में यानी अति पराशरी विलयन में डाल। जिसको अति पराशरी विलयन में डाला, जिस टुकड़े को हमने किसमें डाला है, अति पराशरी विलयन में डाला है, उस विलयन में जो कोशिकाएं, इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य सिकुड़कर कहां पर आ गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। पूरा जीवन कैसा हो गया, सिकुड़ के एक जगह, मध्य में हो सकता है या किनारे में हो सकता है। इसे क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कुंचन। ऐसा क्यों हुआ इसमें, क्योंकि यहाँ जो विलयन कैसा है, हाइपरटोनिक। कैसा है, हाइपरटोनिक, अति पराशरी। इसके कारण कोशिकाओं का जो पानी है वो निकल के कहा गया, बाहर आ गया। कोशिकाओं का पानी बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के कारण जीव द्रव्य एक जगह सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने की जो स्थिति है इसे क्या कहेंगे, जीव द्रव्य विकुंचन। यदि मैं पुनः इसको किस में रखें, शुद्ध जल में, इसको किस में रख दें, शुद्ध जल में रखें, तो ये भी इस स्थिति में आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य विकुंचन हो जाएगा। शुद्ध जल में रखने पर क्या होगा, मैं यहाँ कह रहा हूँ, शुद्ध जल में रखने पर कैसा हो जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, डी प्लाज्मोलाइसिस। क्या हो जाएगा, डी प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव कुंचित कोशिका को जल में रखने पर वो सामान्य स्थिति में आ जाए तो क्या कहेंगे, उसे जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। इस प्रकार किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखने पर वह जीव द्रव्य कुंचित हो जाती है, अर्थात उसका जीव द्रव्य सिकुड़कर एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। इसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और यदि इस कोशिका को शुद्ध जल में रख दें, किसमें रख दें, शुद्ध जल या पराशरी विलयन में रख दें, तो ये पुनः स्फीत यानी सामान्य स्थिति में आ जाती है। इसे जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। कोशिका रस से संबंधित दाब, नंबर 1 है परासरण। क्या है, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या परासरण दाब है, क्या ये जो परासरण दाब है विलायक में उपस्थित होता है और किसकी गति को रोकने के लिए आवश्यक है, विलायक या जल के अणु। क्या हम लिखेंगे, विलायक या जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी
से रोकने के लिए आवश्यक बल को परासरण दाब या ओपी कहते हैं। ठीक है, विलायक या यहाँ गमन की बात किसके लिए? केवल विलायक या जल के अणुओं की हो रही, किससे हो रही है? अर्ध पारगम में झिल्ली से हो रही है। भाई ये लेकर कोई इस प्रकार बीकर मान लीजिए, इस बीकर में मैंने यहाँ घोल भरा, क्या भर रखा है? कोई भी घोल है। अब ये घोल अति पराशरी भी हो सकता है, अल्प पराशरी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें यहाँ ये कोशिका रख दी, क्या रख दी? कोशिका। और इस कोशिका में क्या भरा हुआ है? कोशिका रस भरा हुआ है। कोशिका रस में क्या है? पानी। अब इस पानी, ये अर्धपारगम में झिल्ली हुई नहीं हुई, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको आप जानते हो कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिव या सेमी परमेबल। कभी ये सेलेक्टिव परमेबल होती है, कभी ये सेमी परमेबल होती है। यहाँ इसके अंदर जो पानी भरा हुआ, इस पानी को, जल के अणुओं को इस कोशिका रस से बाहर जाने से, बाहर जाने का मतलब इस घोल में जाने से रोकने के लिए जो आवश्यक बल है, रोकने के लिए जो आवश्यक बल है वो क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाता है। अर्थात विलायक या जल के अणुओं का अर्धपारगम में झिल्ली के दूसरी ओर रखे घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक बल को परासरण दाब कहते हैं। ये दूसरी ओर जो रखा हुआ है इसमें रोकने से, या फिर इसके विपरीत स्थिति देख सकते हैं, यहां से इस कोशिका के अंदर प्रवेश करने के रोकने के लिए तो घोल में वो घोल का परासरण दाब होगा। यहाँ जो काम कर रहा है वो कोशिका रस का परासरण दाब होगा। यानी यहाँ से इधर इस तरफ जाने से रोकने के लिए आवश्यक बल क्या कहलाएगा? घोल का परासरण दाब। यहाँ जो है वो क्या कहलाएगा? कोशिका रस का परासरण दाब। ठीक, ये जो परासरण दाब है, इस घोल में जो विलय की मात्रा है, घोल में जो विलय है उसके सीधे सीधे समानुपाती होता है। यानी ओपी समानुपाती विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या है? विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के सीधे सीधे क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? अर्धपारगम में झिल्ली के दूसरी ओर रखे घोल में विलायक या जल के अणुओं को जाने से रोकने के लिए आवश्यक दाब या बल क्या कहलाता है? परासरण दाब। नेक्स्ट है नंबर 2, स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर व भित्ति दाब, यानी बाल प्रेशर। अब देखिए पादपों में कोशिका है, ये मैं कह रहा हूं क्या है? ये कोशिका, ये क्या है? कोशिका की सेल वॉल, क्या है? सेल वॉल। और इसके अंदर ही क्या होती है? कोशिका झिल्ली। क्या होगी? ये कोशिका झिल्ली है, मैं कह रहा हूं केंद्रक है, ये इसका जीव द्रव्य है। अब ये अंदर क्या है? जीव द्रव्य। और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए यदि ये कोशिका ये इस समय कैसी है? मैं कह रहा हूं स्फीत अवस्था में, या मैं इसको कह रहा हूं इस प्रकार के विलयन में मैंने इसको रख दिया, एक विलयन में रखा हुआ है।
विलयन किस प्रकार का है, या यूं कहूं जल में सीधा सीधा रख दो। विलयन भी नहीं, हम चाहे किसमें रख लें, इसे जल में रख लें। किसमें रखा हुआ है, जल में रख लें। अब ऐसी स्थिति में ये जो विलयन यहाँ भरा हुआ है कैसा है, अल्प पराशरी। कैसा है, अल्प पराशरी। इसके कारण जल अंदर प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा, पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा। पानी प्रवेश करने से जीव द्रव किसके ऊपर दबाव लगाएगा, इस कोशिका झिल्ली पे दबाव लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि जीव द्रव दबाव लगा रहा किस पे, कोशिका झिल्ली पर। ये कोई कोशिका झिल्ली है, किस पे दबाव लगाएगी, भित्ति पे दबाव लगा। किस पे लगा रही है, भित्ति पे, बाहर की ओर जो दाब लग रहा है, ये जो बाहर की ओर कौन सा, अपकेंद्रीय बल। क्या लग रहा है, अपकेंद्रीय बल। यही क्या कहलाएगा, टीपी कहलाएगा। और ऐसी जब फूली हुई जो अवस्था है, क्या कह रहा है, स्फीत, यानी कोशिका के स्फीत या फूली अवस्था में आने पर कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर की ओर कोशिका भित्ति पर, किस पर, कोशिका भित्ति पर लगाया गया कौन सा, अपकेंद्रीय बल क्या कहलाएगा, टर्गर प्रेशर कहलाता है। अगर ये कोशिका झिल्ली भित्ति के ऊपर लगाई, लेकिन इसके विपरीत इतना ही बल, भित्ति भी तो लगाएगी भाई इसके ऊपर, ये भित्ति लगा रही। ये कौन सा बल है, भित्ति ने जो लगाया, ये कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा, अभिकेंद्रीय बल। ये क्या कहलाएगा, डब्ल्यू, अर्थात कोशिका भित्ति द्वारा स्फीत दाब के विपरीत कोशिका झिल्ली पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल भित्ति दाब कहलाता है। क्या हो गया, कोशिका की स्फीत अवस्था में कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर की ओर भित्ति पर लगने वाला दाब स्फीत दाब यानी टर्गर प्रेशर, और भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर अंदर की ओर लगने वाला दाब वाल प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है विसरण दाब न्यूनता। इसे शॉर्ट में कहते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी। ठीक है, डीपीडी क्या है, शुद्ध जल या कोई भी विलायक है कि शुद्ध अवस्था में विलायक की विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता। देखिए, शुद्ध जल या सॉल्वेंट का विसरण दाब कैसा है, सर्वाधिक होता है। लेकिन जैसे ही शुद्ध जल में क्या मिलाई जाती है, विलय की मात्रा मिलाने पर क्या मिला रहे हैं, विलय जैसे जैसे इसमें डाला जाएगा तो विसरण दाब में कमी आती है। क्या होगी, विसरण दाब में कमी होगी। और ये जो कमी आई है इसे ही क्या कहेंगे, डीपीडी, अर्थात शुद्ध जल में या विलायक में विलय की मात्रा मिलाने पर उसके विसरण दाब में आई कमी या न्यूनता को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। यानी कोई भी शुद्ध जल या विलायक है उसमें क्या बढ़ाएं, विलय, अर्थात जैसे जैसे उसका विलयन बढ़ाते
विलियन बनाएंगे और उसको गाढ़ा करते जाएंगे। जैसे जैसे विलियन गाढ़ा होता जाएगा तो उसकी डीपीडी बढ़ती जाएगी। ध्यान देना दो चीजें, विलियन के सांद्र यानी गाढ़ा होने पर विसरण दाब में क्या आती है, कमी, लेकिन डीपीडी बढ़ती है। लेकिन क्या बढ़ेगी, डीपीडी। ये जो डीपीडी बढ़ रही है, डीपीडी जो है किसका है, कोशिका के चूषण बल की द्योतक होती है। किसकी द्योतक होती है, चूषण बल। अर्थात डीपीडी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे डीपीडी बढ़ेगी किसी कोशिका की, तो उसमें जल अवशोषण की दर या क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाएगी, डीपीडी बढ़ने पर क्या बढ़ेगी, चूषण या जल अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए डीपीडी बराबर किसके, एसपी के होता है। डीपीडी किसके बराबर है, एसपी के। एसपी का मतलब होता है सक्शन प्रेशर अर्थात चूषण बल। डीपीडी किसके बराबर है, सक्शन यानी एसपी के बराबर, चूषण बल के बराबर होता है। और डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। यानी किसी कोशिका के परासरण दाब बढ़ने पर डीपीडी बढ़ती है, टर्गर प्रेशर बढ़ने पर घटती है। अर्थात परासरण दाब में से टर्गर प्रेशर घटा दें तो क्या आ जाएगी, डीपीडी आ जाएगी। इन तीनों जो बलों का संबंध है, इनका जो संबंध है वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।